बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमारी क्रैश टेस्ट सीरीज़ में आज हमारे पास डिस्कशन है टेस्ट 4 की और हमारे पास क्वेश्चन है 177। द टू ब्रदर्स लुक सो डैश। अब ये जो टू ब्रदर्स है ना, टू ब्रदर्स लुक सो डैश, अब देखें आइडेंटिकल, सेम, सिमिलर, रिजेंबलिंग, ये चारों का मतलब ही एक जैसे होना है। लेकिन ये याद रखिएगा, जब हम ब्रदर सिस्टर की बात कर रहे होते हैं, ट्विंस की बात कर रहे होते हैं, तो फिर हमें आइडेंटिकल लिखना होता है। आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप अच्छे से समझते हैं कि हम एक वर्ड बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन। आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल हूबहू एक जैसे होना। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो है अल्फा। उसके बाद हमारे पास है देयर इज नो डैश एविडेंस टू सपोर्ट योर असर्शन। असर्शन का मतलब हमारे पास क्या होता है? असर्शन का मतलब हमारे पास होता है योर स्टेटमेंट, जो कि बात आपने बोली है, जो आपने मुद्दा बनाया है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई डैश एविडेंस नहीं है। अब डैश एविडेंस में हमारे पास चार ऑप्शन है। फिसाइल बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है। लिमिटेड को हम बोलते हैं, रैंडम को हम बोलते हैं, शैलो हैलो को हम बोलते हैं, सुपरफिशियल मतलब आर्टिफिशियल को हम बोलते हैं। ये तो वर्ड बिल्कुल किसी और कैटेगरी में चला जाता है। फिक्टिशियस बड़ा अच्छा वर्ड है। आप समझ, फिक्शन एक वर्ड आप बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं नॉवल को क्या बोलते हैं हम? फिक्शन। और फिक्शन का मतलब हमारे पास क्या होता है? फिक्शन का मतलब हमारे पास क्या होता है? ख्याली, इमेजिनरी। इमेजिनरी, फिक्शनल, मिथिकल, फैंटम बड़ा खूबसूरत वर्ड है, याद रखिएगा। जो चीज़ असल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ख्याली होती, इमेजिनरी होती है, यूटोपिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्शन। उसके बाद फेशियस बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है। फेशियस मतलब, अच्छा ये मैंने जो तीन वर्ड्स लिखे हैं ना, ये कोई डिफरेंट तीन वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये एक वर्ड है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। फेशियस हम किसी ऐसे बंदे को बोलते हैं जो बड़ी मेच्योर, इंटेलिजेंट ह्यूमर होता है, जिसका ह्यूमरस बड़ा मेच्योर और इंटेलिजेंट होता है। जैसे हम होता है ना, हम बाज़ लोगों से मिलते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ही मेच्योर और बड़ा ही इंटेलिजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फेशियस बोलते हैं, ये याद रखिएगा। बड़ी इंटेलिजेंट मेच्योर कॉमेडी को हम बोलते हैं फेशियस, ह्यूमर को हम बोलते हैं फेशियस। उसके बाद हमारे पास वर्ड है फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब आप जानते हैं, फैक्चुअल का वर्ड किससे निकला है? फैक्ट से निकला है, हकीकत से निकला है, हकाइक से निकला है। तो इसका मतलब क्या होता है? जेन्युइन, इररिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप इनकार नहीं कर सकते। रिफ्यूट का मतलब होता है इनकार। और वेरीफाइएबल का क्या मतलब होता है? जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी चीज़ें तो वेरीफाई नहीं की जा सकती ना, फैक्ट्स वेरीफाई किए जा सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स वेरीफाई किए जा सकते हैं। तो देयर इज नो डैश एविडेंस टू सपोर्ट योर असर्शन। तो कहता है आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास डैश एविडेंस नहीं है। तो फिसाइल, फिक्टिशियस, फेशियस तो नहीं लिखेंगे। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फैक्चुअल। कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है, आपने जो असर्शन दी है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा? डेल्टा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। और 179 में हमारे पास है 179 में वर्ड है हमारे पास इम्पार्शल। अच्छा बेटा, इसको आपने कैसा करना है कि इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। यहाँ पर असल में जो वर्ड इम्पार्शल नहीं होना चाहिए था, वर्ड यहाँ पर क्या होना चाहिए था? पार्शल। देखें, हम वर्ड बोलते हैं बाइस। हम बाइस्ड का वर्ड क्या होता है? जो कि बंदा न्यूट्रल नहीं होता, जो न्यूट्रल नहीं होता। बाइस्ड और न्यूट्रल एक दूसरे का क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। और जो बाइस्ड वर्ड होता है ना, इसी के लिए हम कौन सा वर्ड बोलते हैं? प्रेजुडिस बोलते हैं। जिसके ज़हन में, दिमाग में किसी के लिए कोई प्रेजुडिस होता है, जो किसी के हक में होता है, या किसी जो पहले से प्री डिटरमिन्ड होता है। इसी तरह हमारे पास जो वर्ड होता है पार्शियल, ये जो बाइस्ड का वर्ड है, ये प्रेजुडिस और पार्शियल के लिए है। अगर हम इम्पार्शियल लिखेंगे ना, तो इम्पार्शियल इसका ऑपोजिट वर्ड आ जाता है। इम्पार्शियल का मतलब इनडिफरेंट आ जाता है, इक्वल आ जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में थोड़ी डिस्टर्बेंस है वो ये है कि यहाँ पे इम्पार्शियल वर्ड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे जो वर्ड होना चाहिए था पार्शियल होना चाहिए था। और पार्शियल का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होता? प्रेजुडिस। तो अगर पार्शियल होता तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता? अल्फा होता। उसके बाद 180 है इनकरेज। इनकरेज में इंतहाई आसान वर्ड है। इनकरेज के वर्ड को आप अच्छे से समझते हैं। इनकरेज का मतलब क्या होता है? किसी को मोटिवेट करना, मोटिवेटेड, ठीक है, आप पैशनेटेड।
उसके बाद हमारे पास ऑप्शन में है अल्फा ऑप्शन विश्ड, एक्साइटेड, थ्रेटन, थ्रेटन को आप अच्छे से समझते हैं, थ्रेटन हम बोलते हैं किसी को धमकाना, एक्साइटेड आप अच्छे से समझते हैं किसी को जोश दिलाना, लेकिन यहाँ पे जो इनकरेज है, ये जो एक्साइटेड वाला जोश दिलाना होता है ना, ये हैप्पीनेस के लिए होता है, खुशी के लिए होता है, ठीक है। इन किसी काम को करने के लिए जोश दिलाना, मोटिवेट करना, इनकरेज करना, हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इंसाइटेड का वर्ड यूज करते हैं। जिसके लिए आपके पास वर्ड यूज होता है प्रोवोक्ड का वर्ड यूज होता है। जिसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हैं, बड़ा खूबसूरत वर्ड होता है ट्रिगर्ड, किसी को ट्रिगर करना, किसी को प्रोवोक करना, इनकरेज करना, मोटिवेट करना किसी काम के लिए। तो इनकरेज का जो सिनोनिम होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, इंसाइटेड। उसके बाद हमारे पास 181 है, हमें बताना है जी सफिशिएंट का एंटोनिम, सफिशिएंट का ऑपोजिट। अब सफिशिएंट का ऑपोजिट देखिए, बिटर का वर्ड है हमारे पास, बिटर का वर्ड आप जानते हैं कि बिटर का मतलब हमारे पास क्या होता है, हार्श होता है। मीगर का मतलब आप जानते हैं कि मीगर का मतलब हमारे पास क्या होता है, लो होता है। मीगर का मतलब हमारे पास इनसफिशिएंट होता है। मीगर का मतलब हमारे पास क्या होता है, स्मॉल होता है, इनएडिक्वेट होता है। जो चीज़ थोड़ी तादाद में हो, जो मुनासिब तादाद में मौजूद ना हो, जो मौजू तादाद में मौजूद मिकदार में मौजूद ना हो, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, मीगर का। कॉन्टीन्यूस आप अच्छे से जानते हैं, कॉन्टीन्यूस का मतलब जारी होता है। स्पोरेडिक का मतलब बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है, ये वर्ड याद रखिएगा, इसका मतलब होता है इर्रेगुलर। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, इनफ्रीक्वेंट, ठीक है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में वर्ड को किसी जगह पर इरेगुलर को रिप्लेस करना चाहें किसी अच्छे वर्ड के साथ, स्पोरेडिक के वर्ड को याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सफिशिएंट का ऑपोजिट रहेगा, ठीक है। अब सफिशिएंट का जो ऑपोजिट रहेगा वो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, इनसफिशिएंट, जो थोड़ा होगा, जो रीजनेबल क्वांटिटी या नंबर में मौजूद नहीं होगा, वो क्या है, मीगर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, बीटा। उसके बाद 182 है, 182 में द ऑपोजिट ऑफ अटैच्ड, जल्दी जल्दी से मैं सिनोनिम बोल रहा हूँ। रिस्ट्रेंड का हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल्ड, सेल्फ पोजेस्ड, काम या अनइमोशनल, जो मतलब सारी बातों से मुबर्रा होता है, जिसको बड़ा सेल्फ कंट्रोल होता है, बड़ा वो किसी इमोशंस में नहीं आता, इमोशंस में बहता नहीं है। अवर्टेड के वर्ड को आप समझते हैं, अवर्टेड मतलब प्रिवेंटेड, स्टॉप्ड या अवॉइडेड, जिसे बचा जाए, बचा गया हो। रिमूव का मतलब क्या होता है, डिटैच होता है, अनकंसर्न्ड होता है और इनडिफरेंट होता है। और यही हमारे पास इंटोनिम है, किसका ऑपोजिट है, किसका, अटैच का। अटैच का मतलब होता है कनेक्टेड, कंसर्न्ड, और लेकिन रिमूव का मतलब क्या होता है, डिटैच, अनकंसर्न्ड, इनडिफरेंट। तो इसके बाद हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा, 182 में चार्ली। उसके बाद 183 है हमारे पास बेटे, 183 में है neon is often used in airplane beacons because neon beacons are very visible that। अब ये जो very का वर्ड है ना, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। देखें, इंटेंसीफायर के लिए हमारे पास वर्ड यूज होते हैं वेरी, इंटेंसीफाई के लिए हमारे पास वर्ड यूज होता है मच, और इंटेंसीफाई के लिए हमारे पास वर्ड यूज होता है सो। हम रूल तो पढ़ते हैं कि कहाँ पर वेरी आना चाहिए या कहाँ पर मच आना चाहिए। जैसे हमने रूल पढ़ा, हमने कहा जी कि जब भी हमने पॉजिटिव डिग्री को मॉडिफाई इंटेंसिफाई करना है तो क्या आएगा, वेरी, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या आएगा, मच। हमने कहा आईएनजी के लिए क्या आएगा, वेरी, और थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के लिए क्या आएगा, मच। फिर हमने क्या कहा, जितने भी ए प्लस वाले वर्ब हैं, एडजेक्टिव हैं, जैसे हमारे पास अलाइव है, अस्लीप है, उनके साथ क्या आएगा, मच। और हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे, जैसे हमारे पास टाइड है, जैसे हमारे पास ड्रंक है, जो है तो थर्ड फॉर्म, लेकिन उनके साथ हम मच नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, वेरी लिखते हैं। तो ये पूरी बात तो हमने पढ़ी थी। अब अगर इस रूल के ऊपर हम रहते हैं ना, तो विजिबल चूंकि पॉजिटिव डिग्री है तो विजिबल के साथ वेरी जस्टिफाइबल है, जस्टिफाइड है, हम इसे ये जस्टिफाइबल, हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ वर्ड लिखा हुआ है डैट। देखिए, वेरी और डैट का डिफरेंस याद रखिएगा। जहां पर डैट कोरेलेटिव में आ जाए ना, पेयर फॉर्म में आ जाए, वहां पर आप वेरी नहीं लिखते, वहां पर आप क्या लिखते हैं, सो लिखते हैं। अगर ये डैट ना लिखा हुआ होता, यहां पर सेंटेंस खत्म हो जाता, तो हम वेरी विजिबली लिखते, फिर हमें वेरी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन चूंकि डैट लिखा हुआ है, एक रिलेशन है, कोरिलेशन है, तो हम इसको वेरी नहीं लिखेंगे, हम वेरी की जगह पर क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। जैसे फर्ज करें, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं बोलता हूं ही इज
डैश ऑनेस्ट। और एक सेंटेंस लिखता हूं, ही इज डैश ऑनेस्ट डैट ही कैन बी ट्रस्टवर्दी। मतलब आगे आप सेंटेंस ले जाएं। आप देखें, ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पे आके सेंटेंस खत्म हो गया ना, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वेरी। लेकिन यहां पर सेकंड क्लॉज एग्जांपल में देखिएगा, ही इज डैश ऑनेस्ट डैट। अब डैट आ गया ना, और डैट के बाद स्टेटमेंट आ गई, तो मैं यहां पर वेरी ऑनेस्ट डैट नहीं लिखूंगा, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सो ऑनेस्ट डैट। तो यहां पर आपने याद रखना है, और प्रॉब्लम विजिबल के साथ नहीं है, प्रॉब्लम किसके साथ है, वेरी के साथ। वेरी के वर्ड को डैट की वजह से आप रिप्लेस करेंगे किसके साथ, सो के साथ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बीटा। उसके बाद हमारे पास है व्हेन एन यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी जो है, अगर आप इसे देखें, ए आना चाहिए या एन आना चाहिए। मैंने आपको इसकी बड़ी अच्छी पहचान बताई थी कि आप किसी भी वर्ड से पहले ये देखना चाहते हैं, किसी भी एब्रीवेशन से पहले ये देखना चाहते हैं कि ए आना चाहिए या एन आना चाहिए, आप उसको उर्दू में लिखेंगे। जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी को उर्दू में लिखेंगे तो ये से स्टार्ट होती है, ये अलिफ से स्टार्ट नहीं होती। अगर कोई वर्ड अलिफ से स्टार्ट होगा तो फिर आप एन लिखेंगे। फिर हमें वावल साउंड चाहिए होता है, एन के लिए हमें कॉन्सोनेंट साउंड नहीं चाहिए होता। इट्स नॉट अबाउट वावल लेटर। अब जैसे देखिए, यू वावल लेटर जरूर है। वावल लेटर्स हम क्या पढ़कर आए हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमने क्या पढ़े, वावल लेटर्स पढ़े। लेकिन ये ए और एन वावल लेटर्स के अकॉर्डिंगली नहीं आते, ये वावल साउंड के अकॉर्डिंगली आते हैं। जैसे पास पेपर का क्वेश्चन है, पास पेपर में आया हर फादर, मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था, हर फादर वाज डैश एसपी। अब एसपी को जब हम उर्दू में लिखेंगे ना, तो ये कुछ यूं लिखा जाएगा, एसपी। इसका फर्स्ट लेटर क्या है, उर्दू में क्या आ रहा है, अलिफ आ रहा है, जबकि यहां पर कॉन्सोनेंट आ रहा है। हमने कॉन्सोनेंट या वावल लेटर को नहीं देखना, हमने साउंड को देखना है। अगर अलिफ साउंड है तो फिर हम एन लिखेंगे, फिर हम ए नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। तो यहां पर भी एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, व्हेन अ यूनिवर्सिटी फॉर्मुलेट्स। यहां पर हमें एन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वावल साउंड नहीं है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। उसके बाद है क्वेश्चन 185, लाइक एज अफ्रीकन अमेरिकन क्विल्ट्स आर लाइवली एंड स्पॉन्टेनियस। आप जरा देखिएगा, ये जो एंड का वर्ड है ना, ये अपने पल्ले बांध ले। एंड का मतलब आपके पास क्या होता है कि एंड इंग्लिश में इसी तरह ही काम करता है, एंड इंग्लिश में इसी तरह ही काम करता है जिस तरह मैथ में क्या है, इज इक्वल टू। इसके दोनों तरफ आने वाली वैल्यूज हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऐसे होता ना हमारे पास मैथ में। तो अभी देखें, ये जो लाइवली वर्ड और स्पॉन्टेनियसली वर्ड है, अब दिखने में तो दोनों एल वाई पे खत्म हो रहे, तो हमें एडवर्ब लग रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, कुछ एडजेक्टिव्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो एल वाई पे खत्म होते हैं। जैसे देखें, अगर हमने किसी एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना होता है ना, तो हम उसके साथ किसका एडिशन करते हैं, एल वाई का। हम स्लो का क्या बनाते हैं, स्लोली। हम ऑनेस्ट का क्या बनाते हैं, ऑनेस्टली। हम बनाते हैं ना ऐसा। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने ज़हन में बिठा लिया कि जो वर्ड भी एल वाई पे खत्म होगा ना, वो क्या होगा, एडजेक्टिव, वो एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव नहीं हो सकता। लेकिन कुछ एडजेक्टिव इस तरह के हैं जो एल वाई पे खत्म होते हैं। जैसे जो बड़े ही मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किए जाने वाले हैं, आप एफएससी में भी पढ़कर आते हैं, फ्रेंडली का वर्ड है, आपके पास लोनली का वर्ड है, आपके पास माइजरली का वर्ड है, आपके पास कॉवर्डली का वर्ड है। ये सारे वर्ड्स वो हैं जो एल वाई पे खत्म होते हैं। इन्हीं में लाइवली का वर्ड भी शामिल है। ये वो वर्ड्स हैं जो एल वाई पे खत्म होते हैं, लेकिन ये एडवर्ब्स नहीं है, बल्कि क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, याद रखिएगा। तो जब पहला एडजेक्टिव आएगा ना, तो दूसरा भी एडजेक्टिव ही आएगा। लाइवली एंड स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लाइवली एंड स्पॉन्टेनियस। आपको सेकंड वन को चेंज करना होगा। हमें एडजेक्टिव चाहिए, आर के बाद बी फॉर्म के बाद हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो लाइवली एंड स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लाइवली एंड स्पॉन्टेनियस। करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा। और ये याद रखिएगा, ये उन वर्ड्स में से एक है जो एल वाई पे खत्म होते हैं, लेकिन वो एडवर्ब नहीं है, बल्कि क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 186, ही इज वन ऑफ द। अब रूल याद रखिएगा, जब भी वन ऑफ द आ जाता है ना, तो उसके साथ आने वाला नाउन क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, सिंगुलर तो हम लिख नहीं सकते।
और उसके बाद हम जब सुपरलेटिव डिग्री लिख रहे होते हैं तो हमने आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट वन के साथ लिखना होता है। जैसे अगर हम देखेंगे चार्ली ऑप्शन में आर्टिकल इस डिग्री के साथ भी लिखा हुआ है, आर्टिकल इस डिग्री के साथ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। द काइंडेस्ट एंड द मोस्ट, अल्फा ऑप्शन में भी दा भी लिखा हुआ है, दा भी लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब हम बीटा ऑप्शन पर आएंगे, द काइंडेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, द काइंडेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, बीटा और डेल्टा यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे देखेंगे नॉट टू मेंशन, आगे हम पढ़ेंगे नॉट टू मेंशन हैंडसम मैन आई नो। अब क्या लिखा हुआ है MAN मैन, और यहां पर क्या लिखा हुआ है MEN मैन। वन ऑफ के साथ आने वाला, वन ऑफ के साथ आने वाला सब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ट्रीड सिंगुलर करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर MAN मैन नहीं आएगा, बल्कि यहां पर क्या आएगा MEN मैन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, डेल्टा। बीटा ऑप्शन किसकी वजह से गलत होगा, MAN की वजह से। उसके बाद है 187, जेसी एंड शोना आर बोथ स्मार्ट बट आई थिंक शोना इज द स्मार्टर ऑफ द टू, या इज स्मार्टर ऑफ टू। देखें हमने ये कहा था कि हम जहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमें कौन सा वर्ड यूज करना होता है, देन का। लेकिन समटाइम्स हम ऑफ का वर्ड यूज करके कंपैरिजन करते हैं और हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का वर्ड यूज नहीं करते। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं और साथ देन का वर्ड यूज नहीं कर रहे, ऑफ का प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, तो फिर आपने याद रखना है आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लिखना होता है। दो जगह ऐसी थी इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री में जहां पर हमें कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लिखना होता है। एक तो जब आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन नहीं लिखते, ऑफ लिखते हैं, और दूसरा जब हम दो कंपैरेटिव डिग्री को एक ही सेंटेंस में इकट्ठा लिखते हैं, जिसको हम आइडेंटिकल क्लॉजेस बोलते हैं। द हायर यू गो द कूलर इट इज, आपको अच्छे तरीके से याद होगा ये। तो यहां पर हम जब पढ़ेंगे ना, इज स्मार्टर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इज द स्मार्टर। अब इज स्मार्टर के साथ हमारे दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बीटा और डेल्टा। अब स्मार्टर ऑफ टू नहीं होगा, क्योंकि हम दो मखसूस की बात कर रहे हैं, तो ऑफ द टू होना चाहिए, ऑफ टू नहीं होगा। इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन भी क्या होगा, गलत। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा बेटे, चार्ली, जहां पर दा भी लिखा हुआ है और जहां पे टू से पहले भी क्या लिखा हुआ है, दा। स्मार्टर से पहले हमें दा इसलिए लिखना है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, देन नहीं आया, और टू से पहले हमें दा इसलिए लिखना है क्योंकि हम कभी भी ऑफ टू नहीं लिखेंगे, ऑफ थ्री नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, ऑफ द टू लिखेंगे, ऑफ द थ्री लिखेंगे। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 188, दे हैव लिटिल मनी सो देयर डॉटर कैन नॉट पे हर ट्यूशन। जब उसकी बेटी जो है वो ट्यूशन फी पे नहीं कर पाई है, तो उसका मतलब उनके पास पैसे नहीं हैं, पैसे ना होने के बराबर हैं। तो ऐसी सूरत में लेस मनी नहीं लिखेंगे, दा लिटल नहीं लिखेंगे, आ लिटल नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें क्या लिखना होगा, लिटल। आप ये वर्ड पढ़कर आए हैं, एक तरफ हमारे पास था फ्यू, एक तरफ हमारे पास फ्यू का सेकंड वर्जन था आ फ्यू, और थर्ड वर्जन क्या था, दा फ्यू। ये हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, और अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज करते हैं, लिटल। अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज करते हैं, आ लिटल, और अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज करते हैं, दा लिटल। जब आप नियर टू नथिंग की बात करते हैं, जब आप कुछ ना होने की बात करते हैं, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फ्यू और लिटल। जब आप पॉजिटिवली बात करते हैं कुछ होने की, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आ फ्यू आ लिटल। और जब आप स्पेसिफिक की बात करते हैं तो आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं, दा फ्यू दा लिटल। तो यहां पर चूंकि उनके ट्यूशन फी पे नहीं कर सकी, इसका मतलब उनके पास पैसे नहीं है, नियर टू नथिंग है, ना होने के बराबर है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है 189, वी नीड टू वॉक था। ये रूल है डेफिनेट आर्टिकल का। डेफिनेट आर्टिकल का रूल है, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। डायरेक्शंस के लिए हम दा यूज करते हैं, ये रूल हमने पढ़ा, लेकिन याद रखिएगा हम डायरेक्शन के लिए दा यूज नहीं करते और दा यूज करते भी हैं। वो कैसे करते हैं, याद रखिएगा। अगर वर्ब के फौरन बाद डायरेक्शन लिखी हुई है, अगर वर्ब के फौरन बाद डायरेक्शन लिखी हुई है, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है,
राइट लेफ्ट लिखा हुआ है, तो फिर हमने इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना। लेकिन अगर वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन आता है और प्रेपोजिशन के बाद डायरेक्शन आती है तो फिर हम इसके साथ द यूज करेंगे। ठीक है, फिर याद रखिएगा, इस रूल को बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर समटाइम्स आपने एक रूल में बताया कि सर समटाइम्स हम साउथ के साथ आर्टिकल यूज करते हैं, ईस्ट के साथ आर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन समटाइम इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं भी करते हैं। तो ये रूल याद रखिएगा, अगर वर्ब के फौरन बाद डायरेक्शन लिखी हुई हो तो फिर हम इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे अल्फा ऑप्शन देखिएगा, अल्फा में वाक लिखा हुआ है और वाक के फौरन बाद क्या लिखा हुआ है, साउथ। तो जब वर्ब के फौरन बाद साउथ लिखा हुआ है तो हम इसको आर्टिकल के साथ नहीं लिखेंगे। जैसे बिल्कुल इसी तरह चार्ली ऑप्शन में देखिएगा, टर्न के बाद क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट। अब टर्न के फौरन बाद डायरेक्शन लिखी हुई तो हम इसके साथ भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हमारे पास है द ग्रोसरी स्टोर इज ऑन राइट। अब वर्ब क्या है, इज, और डायरेक्शन क्या है, राइट, लेकिन दोनों के दरमियान में क्या है, प्रेपोजिशन। तो हम इज ऑन राइट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इज ऑन द राइट। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। वी नीड टू वॉक टू द साउथ। वर्ब क्या है, वॉक। वर्ब वॉक है तो उसके बाद प्रेपोजिशन आ रहा है, प्रेपोजिशन आ रहा है तो हमें डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। अगर प्रेपोजिशन ना आ रहा होता तो फिर हमें डेफिनेट आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर वर्ब के फौरन बाद डायरेक्शन आएगी तो आर्टिकल नहीं आएगा, अगर वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आएगी फिर डायरेक्शन आएगा तो फिर आपको आर्टिकल लिखना है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहां पर कौन सा चलेगा, बीटा। आर्टिकल का रूल है, बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद है 190 में है द सिल्क्स ऑफ चाइना आर बेटर देन। अब आर बेटर देन के बाद डैट आना चाहिए या दोज आना चाहिए, ये डिपेंड करता है। देखिए, बेटर देन डैट ऑफ भी होता है और बेटर देन दोज ऑफ भी होता है। ये डिपेंड करता है कि हम किसको कंपेयर कर रहे हैं। अगर तो सिंगुलर को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर डैट ऑफ लिखेंगे, प्लूरल को कंपेयर कर रहे हैं तो दोज ऑफ लिखेंगे। लेकिन चूंकि यहां पर हम सिल्क्स लिख रहे हैं, इसका मतलब हम डैट ऑफ नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखना होगा, दोज ऑफ। इसका मतलब हमारा अल्फा और चार्ली ऑप्शन क्या है, गलत। उसके बाद द सिल्क्स ऑफ चाइना आर बेटर देन दोज ऑफ। और जहां पर भी एनी का वर्ड आ जाता है ना, तो एनी के साथ आपने हमेशा कौन सा वर्ड यूज करना होता है, एनी अदर। तो सेंटेंस जो करेक्ट चलेगा वो कौन सा चलेगा, बीटा। द सिल्क्स ऑफ चाइना आर बेटर देन दोज ऑफ एनी अदर कंट्रीज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, बीटा। दो रूल आपने याद रखने यहां पर, जब देन के बाद डैट आएगा या दोज आएगा, ये डिपेंड करता है आप किसको कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये यहां पर सिल्क लिखा हुआ होता तो फिर हम डैट ठीक कर देते। और उसके बाद जब एनी आ जाता है तो एनी के साथ हमेशा कौन सा वर्ड आएगा, एनी अदर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा बेटे, बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन 191, वी रोड इन अ कंफर्टेबल लग्जूरियस लेमोजीन। अब देखिए यहां पर आपने क्या करना है, एक रूल याद रखना है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के लिए इसके बाद वाला क्वेश्चन भी शायद आपके पास टेस्ट में ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का ही है, तो यहां पर मैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के बारे में सिर्फ एक रूल के बारे में बात करूंगा। देखें, समटाइम्स हम एडजेक्टिव के दरमियान कॉमा यूज करते हैं और समटाइम्स हम एडजेक्टिव के दरमियान कॉमा यूज नहीं करते। ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का रूल है कॉमा से रिलेटेड। अगर आपके सेंटेंस में दिए हुए सारे एडजेक्टिव एक ही तरह के होंगे ना, तो फिर आपको कॉमा लिखने की जरूरत है। अगर डिफरेंट एडजेक्टिव होंगे, डिफरेंट तरह का एडजेक्टिव होगा, तो फिर आपको कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास क्या था, वी रोड इन अ कंफर्टेबल लग्जूरियस। अब अगर आप कंफर्टेबल को देखेंगे तो ये आपके पास कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। ये आपके पास कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। लग्जूरियस भी कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। जब दोनों एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है तो दोनों को आप विदाउट कॉमा नहीं लिखेंगे। इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन क्या है, गलत। बीटा ऑप्शन में कॉमा लिखा हुआ है और एक जगह जहां पर हमने कॉमा नहीं लिखना वो क्या है कि हमने नाउन से पहले कॉमा नहीं लिखना। एडजेक्टिव के दरमियान कॉमा जरूर लिखना है, लेकिन जो एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा उसके साथ हमने कॉमा नहीं लिखना। और अगर एडजेक्टिव डिफरेंट टाइप का होगा तो फिर आपको कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखें यहां पर डैट्स अ क्यूट। क्यूट कौन सा एडजेक्टिव है, क्यूट हमारे पास है जी एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन, ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे पास अमेरिकन है, अमेरिकन हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन।
अब एक एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है, एक एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है, इसका मतलब दोनों एडजेक्टिव एक जैसे नहीं है। जब एक जैसे ना हो तो फिर हमें कॉमा लिखने की जरूरत नहीं। यहां पर ये कॉमा नहीं आएगा, यहां पर ये कॉमा नहीं आएगा। चार्ली ऑप्शन भी कॉमा की वजह से गलत है, डेल्टा ऑप्शन भी कॉमा की वजह से गलत है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा? बीटा। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर सारे एडजेक्टिव एक तरह के होंगे तो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने के लिए हमें सारे एडजेक्टिव के दरमियान कॉमा लिखना है, लेकिन नाउन से पहले कॉमा नहीं लिखना। लेकिन अगर एडजेक्टिव डिफरेंट टाइप के हैं तो फिर हमें कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारे पास कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद है 192, और 192 हमारे पास जो प्योरली क्वेश्चन है ये है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के बारे में आपको क्या बताया गया था कि 10 तरह का एडजेक्टिव होता है, और मैंने आपको कुछ इस तरह हमने इसका निमोनिक्स बनाया था। ठीक है, OSP SACO MTP मैंने 1 by 1 करके ये आपको बताया था। O का मतलब हमारे पास क्या होता है? ओपिनियन, ऐसे ही था ना। S का मतलब हमारे पास क्या होता है? साइज। P का मतलब हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वालिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास S का मतलब क्या है? शेप। A का मतलब हमारे पास क्या है? एज। ऐसे चल रहे थे ना हमारे पास। ठीक है, जब भी आप एक ही सेंटेंस में डिफरेंट एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है उनकी खास अरेंजमेंट है, आप उस अरेंजमेंट को वायलेट नहीं कर सकते। सी का मतलब क्या था हमारे पास? कलर। O का मतलब हमारे पास क्या था? ओरिजिन। M का मतलब हमारे पास क्या था? मटीरियल। और T का मतलब हमारे पास क्या था? टाइप। और P का मतलब हमारे पास क्या था? पर्पज। ये जिस अरेंजमेंट के साथ आपने लिखे, 1 ओपिनियन, 2 साइज, 3 फिजिकल क्वालिटी, 4 पे शेप, 5 पे एज, 6 पे कलर, 7 पे ओरिजिन, 8 पे मटेरियल, 9 पे टाइप और 10 पे क्या आएगा? पर्पज। ये जिस अरेंजमेंट के साथ लिखा हुआ है आपने इस अरेंजमेंट को कभी भी वायलेट नहीं करना। और इस अरेंजमेंट पे रहते हुए हमारा इन सारे चारों ऑप्शन में से जो सही अरेंजमेंट है वो हमारे पास कौन सी है? डेल्टा। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। अब इसको अपने तौर पर देख लीजिएगा कि मैंने क्या सही किया या नहीं किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 193, एग्रीकल्चरल लैंड हेयर कैन कॉस्ट अप टू $30,000 डैश एकड़। अब बात फिर वही है, ए आना चाहिए या एन आना चाहिए? ये देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इस वर्ड को आप ऐसा लिखेंगे उर्दू में। एकड़ को हमने उर्दू में लिखा तो ये अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, तो 30,000 आ एकड़ नहीं आएगा, क्या आएगा? 30,000 एन एकड़। मैं दोबारा बता देता हूं, इट्स नॉट अबाउट कॉन्सोनेंट लेटर या वावल लेटर, इट्स अबाउट कॉन्सोनेंट और वावल साउंड। किसी भी वर्ड के बारे में अगर आप ये देखना चाहें कि ये वावल साउंड से स्टार्ट होता है या कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, तो आपने क्या करना है? आपने उसके साथ उसको उर्दू में लिख लेना। अगर वो अलिफ से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या आएगा? वावल साउंड। और अगर अलिफ से स्टार्ट नहीं हो रहा तो वो क्या आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एन एकड़। उसके बाद है बेटे हमारे पास एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। और आप जानते हैं जब आप किसी भी नाउन को यूनिवर्सली लिखते हैं, यूनिवर्सल ट्रांसलेशन के लिए लिखते हैं, स्पेसिफाई नहीं करते हैं, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं, तो फिर आप उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, ये एक्सरसाइज के बारे में यूनिवर्सल बात है, इसके साथ हमें कोई भी आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा? डेल्टा। उसके बाद 195 है, वी मस्ट लर्न टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प। अब आपने एडजेक्टिव में आर्टिकल का रूल पढ़ा और उसमें आपने कहा कि अगर आप एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना चाहते हैं तो आप उसके साथ द का एडिशन करते हैं। जैसे हम रिच का प्लूरल क्या बनाते हैं? द रिच। हम पुअर का प्लूरल क्या बनाते हैं? द पुअर। यंग का प्लूरल क्या होगा? द यंग। ब्लाइंड का प्लूरल क्या होगा? द ब्लाइंड। जितने भी एडजेक्टिव होंगे उन एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या लिखना है? द। अब यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज चूंकि एडजेक्टिव है और हमें यहां पर इसका बनाना है प्लूरल, यहां पर स्पेसिफाई करने की बात नहीं है, प्लूरल बनाने की बात है, तो यहां पर क्या आएगा? द अंडर प्रिविलेज। कहता है वी मस्ट लर्न टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प द अंडर प्रिविलेज।
अगर हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखते ना तो इसका मतलब है अंडर प्रिविलेज इन सोसाइटी के, सोसाइटी में अंडर प्रिविलेज सिर्फ एक ही बंदा है, ऐसा नहीं है। अंडर प्रिविलेज इन सोसाइटी का मतलब सोसाइटी के जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं। तो हमें चूंकि प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाने के लिए हम अंडर प्रिविलेज से पहले क्या लिखेंगे, द। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, चार्ली। उसके बाद है वी ऑल इंजॉय डैश लंच शी कुक्ड फॉर अस। अच्छा अब एक बात याद रखिएगा, ये जब हम बोलते हैं ना ब्रेकफास्ट, जब हम बोलते हैं लंच, जब हम बोलते हैं डिनर, अगर हम इनको स्पेसिफाई ना कर रहे हो ना तो हम इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। मतलब मैं बोलता हूं आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, जब मैं बाय ब्रेकफास्ट लिख रहा हूं तो मुझे इसके साथ आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप इन्हें स्पेसिफाई कर रहे होते हैं ना तो फिर आप इन्हें आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे वी ऑल एंजॉयड लंच शी कुक्ड फॉर अस। कौन सा लंच हमने इंजॉय किया, जो उसने हमारे लिए बनाया था। तो इसका मतलब हम इस लंच को क्या कर रहे हैं, हम इस लंच को, हम कैसी लंच की बात नहीं कर रहे बल्कि हम किसी स्पेसिफिक लंच की बात कर रहे हैं, हम इसे स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वी ऑल एंजॉयड द लंच। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, चार्ली। वैसे याद रखिएगा ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक डिनर, किसी स्पेसिफिक लंच की बात कर रहे होंगे, किसी स्पेसिफिक डिनर की बात कर रहे होंगे तो फिर हम इसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे। उसके बाद है 197, आई फील रियली इल, आई हैव गॉट हेडेक। अब देखें वैसे हम कभी बीमारियों के लिए आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए हम इन जनरल आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे अभी यहां पर भी लिखा हुआ है आ वेरी हाई टेम्परेचर। वैसे टेम्परेचर के लिए आप इंडेफिनिट आर्टिकल यूज तो नहीं कर सकते ना, टेम्परेचर तो एक अनकाउंटेबल कॉमोडिटी है। तो हम यहां पर जैसे आई हैव गॉट हेडेक नहीं होगा, आई हैव गॉट आ हेडेक। ये आ हेडेक, आ टेम्परेचर, ये इन जनरल हम बीमारियों के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं, अदरवाइज हम बीमारियों के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ही वाज सेंट टू डैश प्रिजन फॉर 18 मंथ। अब देखें बड़ा ही खूबसूरत रूल है, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। हमारे पास वर्ड्स हैं जैसे स्कूल, हमारे पास वर्ड है कॉलेज, हमारे पास वर्ड है यूनिवर्सिटी, हमारे पास वर्ड है प्रिजन, हमारे पास वर्ड है चर्च। ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, इन सारे वर्ड्स को सेंटेंस में दो तरह से ट्रीट किया जाता है। यहां तो इनके प्राइमरी पर्पस के लिए ट्रीट किया जाता है, प्राइमरी पर्पस मतलब जो इनका मकसद है। या सेकंड इनको ट्रीट किया जाता है बिल्डिंग के तौर पर। अब जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे, ही वाज सेंट टू डैश प्रिजन फॉर 18 मंथ। उसको प्रिजन में कितने अरसे के लिए भेजा गया, 18 मंथ। 18 मंथ के लिए वहां पर प्रिजन में भेजा गया, तो इसका मतलब प्रिजन होता ही वहां पे रोकने के लिए है, तो इसका मतलब ये इसके प्राइमरी पर्पस है। लेकिन अगर फर्ज करें मैं कहता हूं कि मेरा घर प्रिजन के पास है, अब मैं जब बोलूंगा ना माई हाउस इज नियर टू प्रिजन, तो यहां पर मैं टू प्रिजन नहीं बोलूंगा, मैं यहां पर क्या बोलूंगा, आई लिव नियर द प्रिजन। जब हम बिल्डिंग के तौर पर यूज करेंगे तो तब हम आर्टिकल यूज करेंगे, जब प्राइमरी पर्पस के तौर पर यूज करेंगे तो हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इसको याद रखने के लिए ना मैं आपको एक सेंटेंस बता देता हूं जो हम बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ही गोज टू स्कूल। अब ही गोज टू स्कूल रेगुलरली, वो कहता है जी वो रेगुलरली स्कूल जाता है। अब यहां पर स्कूल किसके लिए यूज हुआ है, यहां पर स्कूल यूज हुआ है प्राइमरी पर्पस के लिए, तो इसलिए स्कूल के साथ आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही वाज सेंट टू डैश प्रिजन फॉर 18 मंथ, यहां पर प्रिजन अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हुआ है, इसलिए हम इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा। लेकिन इसी रूल का सेकेंड पार्ट देखिएगा 191 में, वी ड्रोव अराउंड टाउन, हम टाउन में गाड़ी चलाई, बट वी कुडंट सी डैश चर्च एनीवेयर, हमें चर्च कहीं पर नजर नहीं आया। अब यहां पर ये जो चर्च का वर्ड यूज करे ना, वो इबादत के लिए यूज नहीं कर रहे, वो कहता है जी हमें चर्च की बिल्डिंग नजर नहीं आई, ये यहां पर प्राइमरी पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ। जैसे फर्ज करें अगर मैं कहता हूं कि यार वो दिन में 5 दफा मस्जिद जाता है, इसी तरह अगर मैं बोलूं कि वो दिन में 3 दफा चर्च जाता है या हर हफ्ते चर्च जाता है इबादत के लिए, तो वहां पर मैं चर्च को इबादत के प्राइमरी पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं ना, तो वहां पर मुझे आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि यहां पर मैं इसे बिल्डिंग के तौर पर ट्रीट कर रहा हूं, तो यहां पर मैं चर्च से पहले लाजमी तौर पर क्या यूज करूंगा, द यूज करूंगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा बेटे, चार्ली। उसके बाद है 200, इफ यू लर्न टू प्ले डैश वायलिन। और याद रखिएगा जब भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आपको हमेशा क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना है।
ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इफ़ यू लर्न टू प्ले डैश वॉयलिन, तो आप क्या लिखेंगे, इफ़ यू लर्न टू प्ले द वॉयलिन। लेकिन इसके साथ एक और बात भी याद रखनी, समटाइम हम इतना माइनर सा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ आई बॉट डैश वॉयलिन। अब इसमें चूंकि वॉयलिन एक ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है और मैं इसको खरीदा है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आई बॉट द वॉयलिन, मैं यहां पर क्या बोलूंगा, आई बॉट आ वॉयलिन। यहां पे सूरत में हम इसको इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ लिखेंगे। अदरवाइज इन अदर वर्ड यू कह सकते हैं कि जब भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने की बात होती है ना, तो प्ले करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट के साथ जब इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे तो हम उसके साथ दा ही लिखेंगे। इफ यू लर्न टू प्ले वॉयलिन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इफ यू लर्न टू प्ले द वॉयलिन होगा। प्ले की सूरत में आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या यूज करना है, दा यूज करना है। अदरवाइज इस सूरत में आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। ये था हमारे पास बेटे क्रैश टेस्ट सीरीज का हमारा टेस्ट 4 एंड आई होप सो कि आपको शायद आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। शायद वाली बात नहीं, यकीनन बड़ी अच्छी समझ आई होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो गलतियाँ आपने इस टेस्ट में या इनसे पहले टेस्ट में की होंगी, वो गलतियाँ आपने कभी भी दोहरानी नहीं है। एंट्री टेस्ट हमेशा याद रखिएगा, एंट्री टेस्ट ज़्यादा पढ़ लेने, ज़्यादा रट्टा मार लेने, ज़्यादा वक्त गुजारने का नाम नहीं है। एंट्री टेस्ट नाम है जहाँ पर आप अपनी एक दफ़ा की हुई गलती को दोबारा नहीं दोहराते हैं। और विश यू ऑल दी बेस्ट, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे।